नमस्कार साथियों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि में और भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त कौन है, सबको जान रहे हैं आप लोग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थाई सदस्य भी है। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रूस का। तो रूस जो कि दूसरी दुनिया कहलाती थी, पहली दुनिया अमेरिका और दूसरी दुनिया रूस, लेकिन मैं 1991 से पहले वाले रूस की बात कर रहा हूँ, जिसे सोवियत रूस कहा जाता था, यूएसएसआर कहा जाता था। अभी का रूस केवल रूस है, रसिया है, लेकिन 1991 से पहले ये सोवियत रूस हुआ करता था। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, मतलब एंड ऑफ बाइपोलरिज्म। तो दो ध्रुवीयता का अंत, हम लोग जानते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत ही दुनिया में दो ध्रुव के बनने से हुआ था, एक पूंजीवादी गुट और दूसरा साम्यवादी गुट, एक पूर्वी गुट और एक पश्चिमी गुट, एक का अगुवा अमेरिका, एक का अगुवा सोवियत रूस। ये दो ध्रुवीयता के कारण ही दुनिया में शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो ये शीत युद्ध की समाप्ति इस दो ध्रुवीयता के अंत के साथ ही शुरू हुई। 2020 के झारखंड बोर्ड में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि सोवियत क्या था, सोवियत से आप क्या समझते हैं। तो अगर एक लाइन में बोला जाए तो सोवियत को हम लोग कहेंगे कि सोवियत साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित राज्य को कहते हैं। लेकिन इतना लिख देने भर से आपको इंटर में मार्क्स नहीं मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि सोवियत क्या था। तो सोवियत रूस या सोवियत शासन एक ऐसी शासन व्यवस्था थी या एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राज्य के उत्पादन के साधनों पर अर्थात सोर्स ऑफ प्रोडक्शन पर राज्य का स्वामित्व होता है। वहाँ निजी संपत्ति नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। निजी संपत्ति को हतोत्साहित किया जाता है, निजी संपत्ति ना के बराबर होता है। सारी योजनाएं केंद्रीकृत होती हैं, अर्थात एक सेंट्रल जगह से, जैसे भारत में दिल्ली है, रूस में मॉस्को था, तो मॉस्को से ही सारी व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं संचालित होती थी। वहीं से सारी योजनाएं ली जाती थी, कार्यान्वित की जाती थी। निजी संपत्ति का विरोधी था। और अगर कहा जाए, जैसे हम लोग बचपन में बहुत सारा अपोजिट वर्ड पढ़ते हैं कि लड़का का लड़की, गरीब का अमीर, है ना, दिन का रात, तो उसी तरह अगर कहा जाए कि साम्यवादी व्यवस्था किसका उलट था, तो साम्यवादी व्यवस्था पूंजीवाद का उलट था। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए थे, एक दूसरे के धुर विरोधी थे। इनकी विचारधारा, इनकी योजनाएं, इनकी व्यवस्थाएं सब एक दूसरे के विरोध में थी। यहाँ तक हम लोग कह सकते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था का जन्म ही पूंजीवाद के विरोध के कारण हुआ था। पूंजीवाद से त्रस्त व्यवस्थाओं से, पूंजीवाद की समस्याओं से निजात पाने के लिए साम्यवादी व्यवस्था का उदय हुआ था। ये साम्यवादी व्यवस्था जो था, इसके जन्मदाता कार्ल मार्क्स माने जाते हैं और सोवियत रूस में इसका अमली जामा पहनाने का काम वहाँ पर लेनिन ने किया 1917 में। आगे चल कर के चीन में भी माओ त्से तुंग आए, रूस में स्टालिन आए। इन लोगों ने इस व्यवस्था को, माओ त्से तुंग ने, लेनिन ने, इन लोगों ने इस व्यवस्था को, साम्यवादी व्यवस्था को अमली जामा पहनाया। अभी भी विश्व के कुछ देश जैसे चीन में, उत्तरी कोरिया में साम्यवादी व्यवस्थाएं हैं। तो ये साम्यवादी व्यवस्था के तहत ही सोवियत रूस का निर्माण हुआ था। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, जो कि नवम कक्षा में आप लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ चुके हैं, उसको अभी यहाँ चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो सोवियत व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ सारी आर्थिक गतिविधियाँ केंद्रीकृत होती थी, निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता था। यह पूंजीवाद का विरोधी था, मार्क्स के विचारों पर आधारित था। यहाँ सामूहिक खेती होती थी और राज्य के संचालन में एक पार्टी का दबदबा था, वो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी। अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी ही देश का जो है नीति नियंता या कह सकते हैं नीति निर्माता हुआ करती थी।
ये व्यवस्था और भी ज़्यादा गहरी कर चली गई और दुनिया के लिए प्रॉब्लम की बात बनती गई, है ना। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो प्राचीन शक्तियाँ थी, पुरानी शक्तियाँ थी, इंग्लैंड और फ्रांस और यूरोपीय देश, उनकी शक्तियाँ कमज़ोर हो गई और इन यूरोपीय देशों के जगह एक उत्तरी अमेरिका का देश USA और एक यूरेशिया का देश USSR महाशक्ति बनकर उभरा। इसको यूरेशिया भी कहा जाता है क्योंकि यूरोप को आप अगर नक्शा में देखिएगा, संसार के नक्शा में, विश्व के मानचित्र में, तो इसका अधिकांश भाग एशिया में है और कुछ भाग यूरोप में है। फिर भी इसे यूरोपीय देश ही कहा जाता है क्योंकि इसकी राजधानी मुख्यतः वो यूरोपीय हिस्सा में है। तो ये यूरेशिया का एक नया शक्ति रूस उभरा और उधर अमेरिका उभरा। दोनों में शस्त्रों की होड़ चल पड़ी, दोनों में आर्थिक महाशक्ति, सैन्य महाशक्ति, सामरिक महाशक्ति बनने की होड़ चल पड़ी और दुनिया में एक शीत युद्ध का शुरुआत हुआ। सोवियत रूस किसी भी मामले में अमेरिका से कम नहीं रहना चाहता था और कई मामले में तो वो अमेरिका से आगे था। भले ही वहाँ की वस्तुएं, वहाँ की चीज़ें यूरोपीय देशों के बराबर की नहीं थी, लेकिन फिर भी सोवियत रूस की सबसे ख़ास बात यह थी कि वहाँ पर बेरोज़गारी नहीं था, सभी व्यक्ति को काम मिला था। सोचिए कितनी आश्चर्य की बात है कि एक ऐसा देश जहाँ पर कोई बेरोज़गारी नहीं थी। तो इस तरह की व्यवस्था अपनाई गई थी कि सभी को रोज़गार मिले। अगर फिर भी व्यक्ति ज़्यादा बढ़ गया है तो काम के घंटे कम कर दिए जाते थे। जहाँ 8 घंटे काम कर रहे हैं वहाँ 6 घंटे काम करेंगे, शिफ्ट में काम होता था, लेकिन किसी भी व्यक्ति को खाली नहीं रहने दिया जाएगा। उसके बाद जो बेसिक सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल की, सड़कों की, बिजली की बुनियादी सुविधाएं, वो सभी नागरिकों को प्रदान कर दी गई थी। इतना अच्छा था सोवियत रूस। सोवियत रूस में पिन से लेकर के बड़े बड़े ट्रकों का भी उत्पादन होता था, निर्माण होता था। इसलिए हर मामले में वो अमेरिका को और यूरोपीय देशों को टक्कर देता नज़र आ रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1917 में बना सोवियत रूस अचानक से 1991 में उसका ध्वंस हो गया, कोलैप्स हो गया। तो कहा जाता है कि निर्माण में ही विध्वंस छिपा होता है। तो हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर वैसी कौन सी बातें थी जिससे सोवियत रूस ढीला पड़ता चला गया, कमज़ोर होता चला गया और एक ऐसा समय आया कि अचानक से, जब लोगों ने उम्मीद नहीं किया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये सोवियत संघ जो 15 देशों से मिलकर ये सोवियत गणराज्य बना था, सोचिए उस समय कितना बड़ा होगा। आज उससे 14 देश अलग हो चुके हैं, फिर भी अकेला रूस आज दुनिया का सबसे बड़ा देश बना हुआ है। तो ऐसे क्या कारण थे, ऐसे क्या उसमें डिमेरिट्स आ गए जिससे कि सोवियत रूस का विघटन हुआ, तो इसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि सोवियत रूस में ऐसी क्या गड़बड़ी आ गई जिससे उनको विघटन का सामना करना पड़ा। तो लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ का निर्माण हुआ था 1917 में। फिर इसको स्टालिन ने और भी बढ़ाया और किस प्रकार बंदूक की नोक पर सोवियत संघ को मजबूत बनाया गया, वहाँ पर सामूहिक खेती का शुरुआत किया गया। ये सब 9 क्लास के पुस्तक में आप लोग देख लीजिएगा, रूसी क्रांति में। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि वो रूस जो इतना मजबूत हो चुका था, प्रथम विश्व युद्ध में तो वो पीछे हट गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी बहुत ही सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अचानक ऐसा क्या होने लगा, उसमें क्या बातें आने लगी, वो अमेरिका को टक्कर देने लगा और ऐसा लगने लगा कि अब 2 ही महाशक्तियाँ हैं विश्व में, अमेरिका और USSR। लेकिन फिर अचानक से इसमें क्या क्या डिमेरिट्स आ गए जिससे 1991 ईस्वी में इसका अचानक से कोलैप्स हो गया। तो सबसे पहले ये बात जानना होगा कि सोवियत रूस में नौकरशाही का जो है दबदबा बढ़ गया। नौकरशाही जिसे ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों का दबदबा बढ़ गया। अधिकारी अपनी मनमानी करने लगे, अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहने लगे। आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में, हमारे देश में या फिर जहाँ भी लोकतंत्र है, वहाँ पर अधिकारी एक सेवक होते हैं। भले वो बड़े अधिकारी होते हैं लेकिन वो जनता के सेवक होते हैं और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की बात ही उनको मानना पड़ता है। लेकिन यहाँ सोवियत संघ में उल्टा हुआ, यहाँ नौकरशाहों को बहुत ज़्यादा शक्ति मिल गया
और वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहा, जिससे जनता में असंतोष हो गया। दूसरी बात कि सोवियत संघ में सभी लोगों को खाने पीने, पहनने और रोजगार तो उपलब्ध थे, बेसिक सुविधाएं, जीवन की मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध थी, लेकिन सबसे जो मुख्य बात थी वो नहीं थी, जो कि हमारे संविधान के 19(1) में दिया गया है, 19(a) में दिया गया है। हाँ, तो आप लोग जानते हैं कि 19(a) में हमारा कौन सा अधिकार है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। सोवियत देशों में, साम्यवादी देशों में लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती है, जैसा कि अभी चीन में नहीं है। अभी गलवान घाटी में युद्ध हुआ और फिर कितने सैनिक मारे गए ये भी वहाँ के नागरिकों को मालूम नहीं है। उनके परिवारों पर भी दबाव डाला गया कि आप जो है गुप्त रूप से इनका संस्कार करें, अंतिम संस्कार करें। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी साम्यवादी देशों में नहीं होती है। वहाँ एक तरह का आयरन कर्टेन होता है, आयरन कर्टेन, लोहे का पर्दा, अर्थात ना बाहर के लोग उस देश के बारे में जान सकते हैं, ना उस देश के लोग बाहर की गतिविधियों को सरकार की अनुमति के बिना जान सकते हैं। बाहर के न्यूज़ चैनल, बाहर की पुस्तकें, बाहर के समाचार, कुछ भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकता है। वही बातें पहुँचती हैं और वही बातें बाहर आती हैं जिसे साम्यवादी दल चाहता है। तो लोगों में एक तड़प थी कि पूरा दुनिया आज एक हो रहा है और हम लोग अकेले हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं है, कोई अपने मन की बात हम लोग नहीं कह सकते हैं, सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी जो इसका विघटन का कारण था, असंतोष का कारण था, वो था वहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी का ना होना। तीसरा है कि अमेरिका को टक्कर देने के चक्कर में, जैसा कि अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में बम विस्फोट करके, परमाणु बम गिरा करके अपने शक्ति का लोहा मनवा लिया था, अब रूस भी परमाणु बमों की होड़ में जुट गया और परमाणु बमों के होड़ में जुटने के कारण और भी खतरनाक मिसाइलों, टैंकों के निर्माण के कारण ये जनता की मूलभूत सुविधाओं से इनका ध्यान हटता चला गया। ये जनता की मूलभूत सुविधाओं को छोड़ करके घातक हथियार इकट्ठा करने लगे, जिससे वहाँ के नागरिकों को लगा कि पश्चिमी देशों के मुकाबले में उनका विकास अवरुद्ध हो रहा है। तो ये भी जनता के एक असंतोष का कारण था। फिर अब दुनिया में कोई भी मामला होता था, किसी देश में कोई मामला होता था, तो वहाँ एक तरफ का पक्ष अमेरिका ले लेता था तो दूसरे तरफ का पक्ष रूस ले लेता था। स्वाभाविक था, जैसे हमारे देश में भी पार्टियों में होता है कि एक पार्टी अगर दिन कहेगी दूसरी पार्टी रात कहेगी, उसी प्रकार दुनिया में जब भी कोई मामला होता था तो एक का पक्ष, जैसे कि कोरिया में मामला हुआ तो उत्तरी कोरिया का पक्ष सोवियत रूस ने लिया और दक्षिणी कोरिया का पक्ष अमेरिका ने लिया। उसी प्रकार 1979 में 1979 में अफ़गानिस्तान, हाँ हमारे पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान में सोवियत रूस कूद पड़ा और इस युद्ध में सोवियत रूस को काफ़ी धन की हानि हुई, उसका काफ़ी क्षति हुआ। तो 1970 के दशक के आते आते सोवियत रूस का जो विकास था, ये शस्त्रीकरण के होड़ के कारण, अमेरिका से हर बात में टक्कर लेने के कारण बेसिक सुविधाओं से हट गया, जो भी इसके एक विघटन का कारण बना, असंतोष का कारण बना। दूसरी बात कि सोवियत संघ का निर्माण 1917 में 15 गणराज्यों को मिला करके हुआ था। तो 15 गणराज्य जो मिले हुए थे, ये 15 गणराज्य में रूस सबसे बड़ा गणराज्य था और रूस की ही चलती थी, सभी बातों में रूस का दबदबा चलता था। और रूस में ईसाई बहुल लोग थे, जबकि इसमें बहुत ऐसे इलाके भी मिले थे जो अलग अलग उनकी धार्मिक पहचान थी, उनकी राष्ट्रीयता अलग थी। तो वो एक सुविधा के लिए, एक सुरक्षा के लिए, एक शक्ति बनने के लिए सोवियत रूस में तो शामिल हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे उनको लगने लगा कि उनकी उपेक्षा की जा रही है और वो भले ही एक सिस्टम के अंदर, एक शासन व्यवस्था के अंदर, एक रूलिंग सिस्टम के अंदर आ गए थे, लेकिन उनमें अब अलग होने की तड़प धीरे धीरे आने लगी और वो चाहने लगे कि किसी तरह से हम लोग को मौका मिले और हम लोग सोवियत रूस से अलग हो जाएं। तो ये सब कारण थे, अभिव्यक्ति की आज़ादी का ना होना, सस्तीकरण का होड़, दुनिया के मामलों में विशेष करके अफ़गानिस्तान के मामलों में बेवजह कूद जाना, नौकरशाही का दबदबा, अलग अलग राष्ट्रीयता, ये सब सोवियत संघ के विघटन के कारण हैं। प्रश्न भी आता है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर लिख दिया जाए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का ना होना, नौकरशाहों का दबदबा, अफ़गानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप, शस्त्रीकरण के निर्माण में होड़ लगाना, ये सारी बातें को अगर लिख दिया जाए पॉइंट वाइज तो
पूरे मार्क्स आएंगे। अब हम लोग अगला बात चलते हैं कि किसी भी घटना का जो एक तात्कालिक परिणाम होता है, एक कारण होता है, बहुत सारे कारण तो पहले से बन रहे होते हैं, लेकिन एक तत्कालीन कारण होता है। कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उसको धक्का दे देता है उस घटना को होने के लिए। तो वो व्यक्ति थे मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि 1980 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। तो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनने के बाद मिखाइल गोर्बाचोव का इरादा गलत नहीं था। मिखाइल गोर्बाचोव चाहते थे कि रूस में कुछ परिवर्तन आए, रूस में कुछ सुधार हो, जो इतनी जकड़ी हुई व्यवस्था है उससे लोगों को निजात मिले। तो गोर्बाचोव का इंटेंशन सही था, लेकिन ये सही इंटेंशन उसके सोवियत संघ के विघटन का कारण बन गया। जैसे ही गोर्बाचोव आए, उन्होंने पश्चिमी देशों की तरह थोड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने की कोशिश की। थोड़ी ढील दी गई, थोड़ी नीतियों में छूट दिया गया, थोड़ा प्रेस को आज़ादी मिला, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। कहा जाता है ना कि बहुत दिन तक अगर किसी चीज़ को दबा के रखा जाए और अचानक मौका मिलता है तो बहुत ज़ोर से उसमें विस्फोट होता है। तो वही रूस के राज्यों में हुआ, गणराज्यों में हुआ। बहुत दिनों से इन्हें दबाया गया था और जब उन्हें कुछ आज़ादी मिली तो वो तुरंत फिर अलग होने की कवायद करने लगे, वो रूस से अलग होने की इच्छा जताने लगे। और गोर्बाचोव के इन सुधारात्मक कार्यों का उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने, कट्टर नेताओं ने उनका विरोध किया कि ये गोर्बाचोव क्या कर रहे हैं। लेकिन तब तक स्थिति बिगड़ चुकी थी। अब राष्ट्रीयता की भावनाएं लोगों में उभर चुकी थी। वो सोच रहे थे कि हम लोग अलग अलग देश बन जाएं। और पार्टी के अंदर भी गोर्बाचोव का विरोध होने लगा था। उन्हें दो तरफा विरोध झेलना पड़ रहा था, एक पार्टी के अंदर भी और दूसरा अलग अलग गणराज्य के लोग भी सोवियत संघ से अलग होना चाह रहे थे। तो ये दोहरे मार ने सोवियत संघ के विघटन का कारण बनाया। 1991 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के ही एक बागी नेता एल्सिन ने गोर्बाचोव के तख्ता पलट का साजिश रचा और गोर्बाचोव का तख्ता पलट हुआ, वहाँ चुनाव हुए और एल्सिन की जीत हुई। इस जीत के साथ ही गोर्बाचोव ने केंद्रीकृत योजना को मानना बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि हम ये केंद्रीकृत जो गणराज्य है उसको हम नहीं मानेंगे। और उन्हीं के नेतृत्व में सोवियत संघ के जो 3 बड़े बड़े राज्य थे, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान और रूस, ये तीनों ने बेलारूस, यूक्रेन और रूस ने 1991 में सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी। इसी तरह सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब जो संधियां किए थे सोवियत संघ ने दुनिया में बहुत सारे, उन्होंने भारत के साथ भी संधि की थी, मैत्री संधि 1971 ईस्वी में बांग्लादेश युद्ध के समय। तो इन सारे संधियों का मानने वाला, उसका पालन करने वाला कौन रहा? तो सारी संधियों को मानने वाला अब रूस रहा। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ ने जो संधियां की थी उनको फॉलो सोवियत संघ करेगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ सदस्य था, तो सदस्यता किसको मिलेगी? यूक्रेन को या रूस को या बेलारूस को? नहीं, रूस को मिला। तो सोवियत संघ की अस्थायी सदस्यता भी रूस को मिला। और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो रूस ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। आज के समय में रूस में साम्यवाद ना के बराबर है और ये भी अमेरिका के राहों में चल पड़ा है। शीत युद्ध की शुरुआत में जो नाटो का निर्माण हुआ था अमेरिका के द्वारा, आज ये और G7 वगैरह का जो निर्माण हुआ था, उसमें अब इसकी विचारधारा में रूस का कोई ज़्यादा परहेज नहीं है। रूस अमेरिका के साथ कई मुद्दों पे, कई स्टेज पर एक साथ है। हालांकि अभी भी अमेरिका के साथ उनकी तानातानी चलती है, लेकिन अब वो साम्यवादी व्यवस्था बिल्कुल ही विलुप्त हो चुकी है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सोवियत क्या था, सोवियत रूस का निर्माण क्या हुआ, उसके मुख्य सिद्धांत क्या थे, उनके विघटन का कारण क्या था, गोर्बाचोव के किन नीतियों के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। इन सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे अगला भाग में हम लोग शॉक थेरेपी को पढ़ेंगे कि शॉक थेरेपी क्या था और सोवियत संघ के विघटन से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इन्हें अधिक से अधिक दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आपकी कोई शंका हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।